Hello students, welcome to my channel Saying Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12th NEET and JEE examination. So आज हम बात करेंगे नए चैप्टर के बारे में जो क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ साथ में IIT JEE और नीट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो है वर्क, एनर्जी और पावर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वर्क डन का इंट्रोडक्शन, इसका डायमेंशन फार्मूला, इसकी एसआई यूनिट, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्सेस और छोटा मोटा इंट्रोडक्शन जो भी इस चैप्टर में होता है। ठीक है, तो एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। सो व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन क्या होता है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हो विद द अप्लाइंग अ फोर्स, तो आप कह सकते हो आपने क्या किया, वर्क डन किया है। आपकी मम्मी ने कुछ बोला है कि वहां से वो चीज लेके आ, तो आप क्या करोगे? वहां जाओगे, उसको पुल करके लेके आओगे, उसको धक्का मार के लेके आओगे, या फिर उसको होल्ड करके फिर लेके आओगे। 3-4 मेथड के थ्रू आप उसको वहां से लेके आओगे, बट आपने क्या किया है, उसको डिस्प्लेस किया है उसकी पोजीशन से, तो कह सकते हैं यहाँ पे वर्क डन हुआ है। फिजिक्स में क्या होती है इसकी डेफिनेशन? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड एंड द बॉडी थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस इन अ डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। किसी सर्टेन डिस्टेंस में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करके बॉडी को डिस्प्लेस करते हो, तो कह सकते हैं आपने क्या किया है, वर्क डन किया है। मेरे पास में एक एग्जांपल है, जैसे मेरे पास में ये है मास का एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एफ फोर्स इस तरह से इस डायरेक्शन में लगाया गया है कि बॉडी ए से बी की तरफ डिस्प्लेस हो गई, तो यहाँ पे क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है। ठीक है, फिजिक्स में वर्क डन की डेफिनेशन क्या होती है, यही होती है। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? फिर इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखेंगे? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। आप कितना फोर्स लगा रहे हो और बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट हुई है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही हमारे फिजिक्स में क्या होता है, वर्क डन होता है। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, इसकी एसआई यूनिट पता करते हैं क्या होती है, वर्क डन के नेचर अभी देखेंगे हम क्या होता है। ठीक है, सो डायमेंशन क्या होगा? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इज लाइक वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का होता है m1 L1 T-2, राइट। डिस्प्लेसमेंट का होता है लेंथ का जो होगा वही, तो L1। तो यहाँ पे m1 L1 T-2 को जब L1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गॉट द डायमेंशन m1 L2 T-2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ वर्क डन का। इसकी दो यूनिट्स होती है, एक तो MKS में होती है और एक होगी हमारे पास में CGS में। ठीक है, MKS में है ना, इसकी यूनिट होगी जूल। देखो फॉर्मूला क्या था, फोर्स अप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, राइट। फोर्स की जगह पे लिख सकते हैं न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम लिख सकते हैं मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर। लेकिन फिजिक्स में इस न्यूटन इंटू मीटर को एक नई क्वांटिटी जिसका नाम जूल है उससे डिनोट किया जाता है। अब जूल का एक छोटा भाई भी होता है जिसको सीजीएस में डिनोट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अर्ग, राइट। न्यूटन मीटर की जगह पे अगर डाइन इंटू मीटर आ गया तो सीजीएस में डाइन इंटू मीटर ही लिखा जाता है, राइट। तो डाइन की जगह डाइन इंटू मीटर को लिखते हैं हम अर्ग। अर्ग जो है जूल का छोटा भाई है एक्चुअल में, समझ लो, है ना, उससे अच्छा याद रहेगा। तो ये इसकी एसआई यूनिट भी हो गई और सीजीएस यूनिट भी हो गई। एक जूल की डेफिनेशन क्या होगी आपके अकॉर्डिंग? एक जूल की डेफिनेशन क्या होगी? देखो यहाँ पे मैंने है ना इस ब्लॉक को, मान लो कि मेरा ब्लॉक है और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन, राइट। 1 न्यूटन का फोर्स लगा है, ब्लॉक है ना यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ था, उसने 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली। तो जब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर आप 1 न्यूटन फोर्स लगाते हो और वो चीज 1 मीटर तक डिस्प्लेस हो जाती है, तो आप वहां पे कह सकते हैं कि वहां पे वर्क डन कितना हुआ है, 1 जूल। तो वर्क जूल की डेफिनेशन क्या होगी, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल when the 1 Newton force displaces the body through a 1 meter in its own direction। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में 1 न्यूटन फोर्स लगा के 1 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट करना ही हमारा 1 जूल कहलाता है। ठीक है, सिंपल था ये भी। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बताया था ना 1 जूल इज द बिग ब्रदर ऑफ द 1 अर्ग, तो इन दोनों में एक रिलेशन होता है। ठीक है, हर बॉन्डिंग होती है, वैसे यहाँ पे भी एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है? 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, राइट। सबको पता है 1 न्यूटन की वैल्यू क्या होती है, 10⁵ टाइम। 1 मीटर की क्या होती है, 10⁵2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 जूल इज इक्वल टू कितना आएगा, 10⁷ अर्ग। तो ये वैल्यू दिमाग में रखनी है, न्यूमेरिकल के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब तुम्हारा जो मेन टॉपिक्स स्टार्ट हो रहे हैं, लाइक लेंदी टॉपिक्स,
उनको देख लेते हैं। अभी तो हम छोटे मोटे पढ़ रहे थे, जैसे कि वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, डायमेंशन यूनिट क्या है, 1 हर्ग की 1 जूल के साथ में क्या रिलेशनशिप है। अभी हम पढ़ेंगे थोड़े से बड़े टॉपिक, बड़े मतलब इन द सेंस बहुत बड़े नहीं, छोटे मोटे टॉपिक्स जो इनसे तो थोड़े बड़े ही हैं। ठीक है, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स एट एन एंगल। देखो मैं तुम्हें पहले समझा देता हूँ, वर्क डन दो तरह से हो सकता है। जब आपके पास में कांस्टेंट फोर्स हो, कांस्टेंट फोर्स का मतलब होगा जब आपका फोर्स बदल नहीं रहा हो टाइम के साथ में, वो एक फिक्स वैल्यू पे काम कर रहा है। ये एग्जांपल समझो, अगर मैं इसको एक फिक्स फोर्स से मूव करता हूँ तो इसकी डिस्प्लेसमेंट भी फिक्स होती रहेगी। बात समझ में आ रही है? वो टाइम पीरियड के अंदर उसका फोर्स की वैल्यू बदल नहीं रही है तो हम कहेंगे कांस्टेंट फोर्स। अगर फोर्स की वैल्यू बदल रही है तो वो क्या कहेंगे हम उसको, वेरिएबल फोर्सेस। तो नाउ अभी हमारे पास में जो टॉपिक है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एट एन एंगल, किसी एंगल पे वर्क डन हो रहा है, राइट। लेट अ कांस्टेंट फोर्स एफ बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी सच दैट इट मेक्स एन एंगल थीटा। बॉडी के ऊपर दो तीन तरीके से आप वर्क एंगल बना के फोर्स लगा सकते हैं। एक, आप बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लगाओ, जिधर फोर्स है उधर ही। एक, आप बॉडी का डिस्प्लेसमेंट तो सीधा हो रहा है लेकिन आप फोर्स ऊपर से लगा रहे हो। इन द सेंस, अगर आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है, एज्यूम करो कोई एक बॉक्स है, तुम उसको मूव कर रहे हो और उस बॉक्स की हाइट तुमसे छोटी है, तो क्या होगा, वो बॉक्स आगे तो मूव करेगा लेकिन आपकी हाइट ज्यादा है तो आप उस पर फोर्स कैसे लगाओगे, ऐसे। ठीक है, तो ये एक एंगल पे हो गया। बॉक्स को आप रोप से पुल कर रहे हो और आपकी हाइट अभी भी बॉक्स से ज्यादा है, तो रोप की हाइट क्या होगी, इस एंगल पे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि किसी एंगल पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो वहां पे वर्क डन होगा, उसको हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, है ना। सो थीटा एंगल के साथ में एन हॉरिजॉन्टल एंड बॉडी इज डिस्प्लेस्ड टू अ डिस्टेंस डी। बॉडी डी डिस्टेंस पे आगे हो रही है और फोर्स लग रहा है एंगल थीटा पे, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, एफ लग रहा है इस डायरेक्शन में और यहाँ पे थीटा बन रहा है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या हो गया, एंगल पे। चलो, डी डिस्प्लेसमेंट है, एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, अब एंगल पे बन रहा है तो भाई इसके तो दो कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट विल बी एफ कॉस थीटा और थीटा के अपोजिट वाला कंपोनेंट एफ साइन थीटा। हमारे पास में दो कंपोनेंट है। अच्छा मुझे बताओ कौन सा वाला कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ में जा रहा है, एफ साइन थीटा या एफ कॉस थीटा? कौन सा? एफ कॉस थीटा, राइट। मेरे को पता था तुम सही आंसर दोगे। तो एफ कॉस थीटा जो है डिस्प्लेसमेंट के इस वाले डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह का कंडीशन हो गई, इसके लिए वैल्यू निकालते हैं। सिंस द बॉडी इज बीइंग डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एफ कॉस थीटा, हाँ पता है भाई एफ कॉस थीटा के डायरेक्शन में बॉडी मूव हो रही है, देयरफॉर द वर्क डन बाय द फोर्स डिस्प्लेसिंग बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस। तो टी डिस्टेंस पे मूव होते समय फोर्स क्या हो जाएगा, सॉरी वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आया है तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर लिया है, एफ डी कॉस थीटा कर लिया है। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बन रहा है और कॉस थीटा बन रहा है, तो जहां कॉस आता है तुम्हें पता है वहां डॉट प्रोडक्ट आता है, तो हम इस एफ डी कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट डी। ठीक है, एफ डॉट डी। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में फाइनल फॉर्मूला आ गया। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, बहुत भारी सा क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर आपने फॉर्मूला ये लिख रखा है, W के ऊपर वेक्टर का साइन क्यों नहीं है? एक्चुअल में बच्चों W जो वर्क डन होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी इसलिए होती है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल नॉट अप्लाई द एलजेब्रिक वेक्टर एलजेब्रिक रूल्स। इसमें वेक्टर के एलजेब्रा जो रूल होते हैं ना, ट्राइंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम या फिर कुछ भी कह लो, तो ये वाले लॉज को वर्क डन अप्लाई नहीं करता है, तो इसको वेक्टर की कैटेगरी से तो बाहर ही निकाल दिया। ठीक है, एक और चीज तुम देखो, मेरे पास में चलो यहाँ पे एक आदमी है, इसके सर के ऊपर कुछ रखा हुआ है। ठीक है, फोर्स वेट की वजह से नीचे लग रहा है और ये सिर पे रख के आगे की तरफ जा रहा है, कुली भैया, कुली कुली। ठीक है, ऐसे ही उसका मूवमेंट आगे की तरफ हो रहा है और फोर्स नीचे लग रहा है। बताओ मुझे इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90, राइट, 90 बन रहा है, गुड। इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90। तो अब जो हो रहा है हमारे पास में 90 का एंगल, तो एफ टी कॉस थीटा, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, बताओ बताओ फटाफट, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो उस हिसाब से तो ये पूरी वैल्यू 0 होनी चाहिए, राइट। लेकिन अकॉर्डिंग टू द कुली वहां पे वर्क डन हो रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे एक्सेप्शन केस आ जाते हैं जहां पे वर्क डन हो रहा है फिर भी नहीं हो रहा है, और कह सकते हो वेक्टर के अलजेब्रा रूल्स को फॉलो नहीं करता है। दैट्स व्हाई हम इसको किस कैटेगरी में रखते हैं, स्केलर कैटेगरी में। तो वर्क डन इज अ स्केलर।
नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दिमाग में रखना इसको। चलो अब हम देखते हैं वर्क डन की नेचर्स। सॉरी, वर्क डन के नेचर्स तीन तरह के होते हैं हमारे पास में। तीन तरह का वर्क डन होगा। पहला पॉजिटिव वर्क डन, दूसरा नेगेटिव वर्क डन, तीसरा जीरो वर्क डन। तीनों ही केसेस में आप वर्क डन के कंडीशंस को अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, पहला नेचर ऑफ अ वर्क डन। पहला टाइप का वर्क डन जो होता है वो पॉजिटिव वर्क डन होता है। अब ये पॉजिटिव वर्क डन कब होता है? पॉजिटिव वर्क डन मीन्स फोर्स और इट्स कंपोनेंट जो एफ कॉस थीटा है इज अ पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिधर डिस्प्लेसमेंट होता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो हम कहेंगे कि वहां पे वर्क डन क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, जहां पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक हो सकती है। थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से लेकर 90 डिग्री तक, क्योंकि कॉस थीटा जो होता है ना, आप लोगों टेबल देखो, हमारे पास में फॉर्मूला क्या है? एफ कॉस थीटा, या सॉरी आपके तो डी पड़ा है ना, एफ डी कॉस थीटा। अभी थीटा आ रहा है ना पीछे, तो कॉस की वैल्यू 90 से लेकर 0 मतलब इसके बीच में ही पॉजिटिव होते हैं, उसके बाद में वो भैया नेगेटिव में आने लग जाता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन होने की दो कंडीशंस है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होना चाहिए और एंगल थीटा 0 से लेकर 90 तक होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं वहां पे वर्क डन हुआ है पॉजिटिव वाला। एंड द पॉजिटिव वर्क डन signifies that the external force favors the motion of a body। बाहर से जो भी फोर्स लग रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ लग रहा है, तो दोनों मोशन के फेवर में है, आपका मोशन बढ़ता ही जाएगा, मोशन रुकेगा नहीं। ठीक है, ये तुम्हारे सामने कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि ये एक बॉल कैच कर रहा है यहाँ पे एक स्पोर्ट्स वीमेन है, ये क्या कर रही है? बॉल को कैच कर रही है, तो फोर्स इधर आ रहा है तो ये क्या करेगी? हाथों को पीछे ले लेगी। क्रिकेटर्स भी ऐसे ही करते हैं, वो बॉल जब आती है तो हाथों को पीछे ले लेते हैं टू रिड्यूस द मोमेंटम। तो फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ पे कह सकते हो वर्क डन पॉजिटिव। ये देखो कार को धक्का लगा रहा है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी कह सकते हो कि पॉजिटिव वर्क डन हुआ है। ठीक है, सिंपल सा है, आया सबको समझ में? चलो यहां तक समझ में आ गया होगा। नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन भैया क्या होता है? अभी मैंने बताया था, जब कॉस की वैल्यू 0 से 90 के अलावा कुछ और हो तो वहां पे कॉस की वैल्यू तो हो जाएगी नेगेटिव। एक तो ये कंडीशन है, दूसरा फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल अपोजिट लगना चाहिए। ठीक है, और कह सकते हो कि वो डिस्प्लेसमेंट को, मोशन को रोकेगा। तो नेगेटिव वर्क डन मींस दैट द फोर्स या फिर फोर्स के कंपोनेंट इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होने चाहिए और एंगल जो होना चाहिए 90 से 180 के बीच में होना चाहिए। तो उस केस में हमारा जो वर्क डन है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। यहाँ समझ रहे हो? जैसे फ्रिक्शन है, अगर मैं फ्रिक्शन का वर्क डन निकालूं, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल आ रहा है cos 180 और ये 180 हो जाएगा, तो F देखो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस 180, अपोजिट आ गया, तो 180 की वैल्यू होती है -1, तो वर्क डन आ जाएगा नेगेटिव। तो वहां से कह सकते हो वर्क डन विल बी नेगेटिव। एंड द नेगेटिव वर्क सिग्निफाइज दैट द एक्सटर्नल फोर्स अपोजेस द मोशन। नेगेटिव वर्क का मतलब है मोशन को रोक रहा है, वो उसके मोशन को रोक रहा है। एग्जाम्पल और बताऊं, जैसे कि सामने से कोई आ रहा है और तुम उसको धक्का मार के रोकने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, मस्ती मजाक कर रहे हो, तो सीधी सी बात है वो इधर फोर्स लगा रहा है, आप उसको उस तरफ फोर्स लगा रहे हो, तो आप उसके ओपोज कर रहे हो ना मोशन को, तो वहां पे वर्क डन क्या है? नेगेटिव। एग्जाम्पल देखो, अ बॉय इज पुशिंग अ ब्लॉक, यहाँ पे ये इसको क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, लेकिन फ्रिक्शन किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर हो रहा है। एफ और डी दोनों किधर है? अपोजिट। ठीक है, लेकिन जो मेन फोर्स है ना, उसके केस में तो ये वर्क डन पॉजिटिव है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स के केस में वो क्या है? नेगेटिव है। तभी तो कहते हैं ना, फ्रिक्शन जो होता है वो मोशन को अपोज करता है। ठीक है, आया समझ में? सॉरी। नाउ जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन की दो केसेस होंगे। एक तो थीटा क्या होना चाहिए? 90, क्योंकि cos 90 क्या होता है? cos 90 कितना होता है अपने पास में? ऑब्वियसली यार 0 होता है। जैसे कि ये देखो डिलीवरी बॉय, इसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? इधर। वो मूव करता हुआ किधर जा रहा है? इधर। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? थीटा 90। ठीक है, तो जब थीटा 90 बनता है तो उस केस में भी वर्क डन 0। और सेकेंड, जब डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं, कंडीशंस अंडर द वर्क डन विल बी 0। पहला, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर मतलब 90, और दूसरा
डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, 0। तो देखो ये इधर से फोर्स लगा रहा है, ये इधर से फोर्स लगा रहा है, दोनों के फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो F दोनों के फोर्स भी बराबर है, कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बॉडी हिल ही नहीं है ना। फोर्स इज इक्वल टू सॉरी वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो वर्क डन तो 0 ही होना है ना भाई मेरे। बस वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। अब इतनी देर तो तुमने पढ़ लिया फोर्स बाय द कांस्टेंट फोर्स विद वर्क डन। अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल। तुमको ये अभी तक के कंडीशन समझ में आया, नेचर ऑफ द वर्क डन, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ठीक है। नाउ अब वर्क डन पढ़ेंगे हम बाय वेरिएबल फोर्सेस। क्या होता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस? सिंपल सा है भैया, इतनी देर तो हमने है ना फोर्स को कांस्टेंट रखा था, अब फोर्स बार बार अपनी जगह वैल्यू बदलेगा, ठीक है। सो व्हेन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेरीज, बदलता है विद द पोजीशन, बार बार, तो पोजीशन के साथ में बार बार अगर वो बदल रहा है तो वर्क डन बाय द सच फोर्सेस फॉर ए इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय द वर्क डन। छोटे सी डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स की वैल्यू बार बार बदल रही है तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन क्या है, वहां पे वेरिएबल है, ठीक है। और वर्क डन वेरिएबल क्यों है? क्योंकि आपका फोर्स ही वेरिएबल है, ठीक है। चलो मानते हैं मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट है और उस पॉइंट पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को ए से लेकर बी तक मूव किया है। जब मैं ए से बी तक मूव कर रहा था तो उसकी हर पॉइंट पे, हर सर्टेन कंडीशन पे क्या हो रही थी, फोर्स की वैल्यू बदल रही थी। और फोर्स की वैल्यू बार बार बदलेगी तो आपके लिए उस समय फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, लेकिन इसका क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो तुम्हारी हर जगह पे बार बार वैल्यू बदलेगी तो तुम्हारे को एक कहीं ना कहीं पे पर्टिकुलर कंपोनेंट या फिर कह सकते हो कि एक वो लेना पड़ेगा ना, क्या कहते हैं, छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा। उस छोटे से एलिमेंट का पूरे पे इंटीग्रेशन कर लो तो तुम्हें पूरे पाथ का क्या मिल जाएगा, वर्क डन। सो हियर द फॉर्मूला विल बी dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f डॉट ds। ये किसके लिए हो जाएगा, वेरिएबल फोर्सेस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो टोटल वर्क डन निकालने का a से b तक, ये डायग्राम दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। तो a से b तक अगर टोटल वर्क डन है तो w इज इक्वल टू a टू b लिमिट f डॉट ds, और f का कंपोनेंट निकाल दो। यहाँ पे देखो f इधर जा रहा है और इसके यहाँ पे कंपोनेंट बनेंगे, थीटा के साथ वाला है तो f cos थीटा ही बनेगा ऑब्वियसली, तो f cos थीटा ds। सो इसको कंपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो, कंपोनेंट फॉर्म में लिखने का है तो f की जगह पे आ जाएंगे उसके तीनों i j और k कैप में जितने भी फोर्स के वेरिएबल्स है, और डिस्प्लेसमेंट में भी i j और k के साथ में कितने डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएंगे। तो w इज इक्वल टू a टू b एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। सिंपल है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है इसका, हो जाएगा। और अगर नहीं निकालना डॉट प्रोडक्ट तो इंटीग्रेशन वाले में इंटीग्रेशन की वैल्यूज दी होगी, ठीक है। चलो तुम्हारा ये जो था वर्क डन का तो वेरिएबल फोर्स था। इसमें एक मेथड है वो इंपॉर्टेंट है आपका, लास्ट इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट का आज का लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, वो है वर्क डन का कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। ग्राफ की मदद से हम कैसे वर्क डन निकाला जा सकता है, ठीक है। चलो मानते हैं कि मेरे पास में एक ग्राफ बना रखा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, जिसमें हमने है ना एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट ले रखा है और वाई एक्सिस में हमने क्या ले रखा है, फोर्स ले रखा है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास में एक फोर्स का वैल्यू है, ये जो वैल्यू दिख रही है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस तरह से, तो ये क्या बता रहा है, सामने दिखते पड़ा रहा है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है तो फोर्स में भी क्या चेंज हो रहा है, आराम से वैल्यूज में चेंज हो रहा है, ठीक है। ये मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इसमें चेंज हो रहा है, तो इसमें पर्टिकुलर इनिशियल पॉइंट एक्स आई से लेकर वो इनिशियल फाइनल पॉइंट एक्स एफ तक मूव कर रहा है। वो पार्टिकल जो भी है या ऑब्जेक्ट जो भी है वो एक्स आई से लेकर एक्स एफ तक मूव कर रहा है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम उसमें कंसीडर करेंगे तो क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ऐसे स्ट्रिप्स को कट कर लेते हैं, राइट। अब अगर हम स्ट्रिप्स को कट करेंगे तो उन स्ट्रिप्स में क्या होगा, छोटा सा एक एरिया मिल जाएगा हमें। तो मैंने यहाँ पे एक शेडेड रीजन ले लिया है, छोटा सा dx एलिमेंट ले लिया डिस्प्लेसमेंट का। हम इस dx एलिमेंट को मानते हैं, सो द वर्क डन विल बी द एरिया ऑफ शेडेड स्ट्रिप। ये मैंने जो शेड किए इसका जो भी एरिया होगा वही हमारा यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन होगा। ध्यान रखना, जब भी आप किसी ग्राफ से कुछ भी निकालने की कोशिश करते हो तो उसके अंडर का जितना भी एरिया वही उसकी वैल्यू होती है।
तो यहाँ पे वर्क डन होगा dx का जितना भी एरिया बन रहा है, तो वर्क डन हो रहा है xi से लेकर xf तक। फॉर्मूला डाल दो, dw इज इक्वल टू एफ डॉट dx। अगर x पूरी लेंथ है तो उसमें dx एलिमेंट लिया है और इसमें लिमिट डाल दो xi से लेकर xf तक dw, और फिर इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। आपको न्यूमेरिकल में जो भी वैल्यू दी होगी वो यहाँ पे रखनी है आपको, ठीक है। तो फाइनल फॉर्मूला विल बी वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्ट्रिप ऑफ द विड्थ xi से लेकर xf तक। तो हमारा ये वर्क डन हो गया है, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा आज का। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी का पार्ट लेके आने वाला हूँ जहाँ पे हम कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और आगे के जितने भी टॉपिक्स है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई, और जिसने यहाँ तक वीडियो देखी है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और प्लीज़ वीडियो उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जिनको फ्री कंटेंट और बहुत सा नॉलेज चाहिए होगा। हम आपके लिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आने वाले हैं, ठीक है। जेई मेंस का भी एग्जाम आने वाला है तो उसके लिए पूरा कंटेंट और उसके पेपर्स लेके आना है। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए फॉर दिस कलरफुल नोट्स, एंड इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए टू डाउट फैसिलिटी, राइट, सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया था। डाउट के लिए अगर आपको मेरे से बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे मैं आपको डायरेक्ट सारे डाउट्स क्लियर कर लूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।